हेलो स्टूडेंट्स। आज का अपना वीडियो लेक्चर का सेकंड पार्ट जो है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, उसका दूसरा भाग जो है वो शुरू करने वाले हैं अपन। एक इसका पार्ट मैंने पहले बना दिया है। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है वो मेरे प्लेलिस्ट में जाके पहला पार्ट देख ले, क्योंकि सेकंड पार्ट रहेगा आधे लेशन के बाद का रहने वाला है। ह्यूमन इम्पैक्ट से हम इसको शुरू करने वाले हैं। तो देखिए, ये आप देख रहे हैं जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, और नरेटर जो तिसानी दोषी है वो हमें ये बता रही है कि वो एक रशियन रिसर्च वेसल है एकेडमिक स्कॉल्स्की में, सोकाल्स्की एक्चुअल में इसका प्रोनाउंसिएशन है, उसमें सवार है और अंटार्कटिका की सैर पे है, और उन्होंने वहाँ पर क्या अनुभव किए, जो महसूस किए वो शेयर कर रही है अपने साथ में। ठीक है, ये रूसी जहाज़ है और आप सामने देख पा रहे हैं। ऐसी कई इमेजेस के साथ मैं इस लेसन को कंप्लीट करने वाला हूँ आज, तो मेरे साथ बने रहें। और कुछ भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, ये जो एकेडमिक सोकाल्स्की जो है बाद में जो बर्फ़ में फंस जाता है तो किस प्रकार वो डिस्क्रिप्शन आता है उसके बारे में बताऊँगा। तो चलिए अपन टेक्स्ट में चलते हैं, और आगे जब भी जहाँ कहीं पर भी हमें ज़रूरत होगी ऐसी इमेजेस के साथ हम इस लेसन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखते हैं अपने टेक्स्ट में। ये अपना लेसन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जिसका मैंने एक पार्ट बना दिया है, और मैं इसको यहाँ तक जो है अपना एक पार्ट जो था वहाँ तक पढ़ लिया। ह्यूमन इम्पैक्ट से हम इसको पढ़ना शुरू करने वाले। तो देखिए, ह्यूमन इम्पैक्ट से मतलब क्या है। पहली बात तो ये इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है। इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव। क्या मतलब होता है? प्रभाव। अब इसी प्रभाव के लिए दो तीन शब्द और काम में लिए जाते हैं। एक होता है इफ़ेक्ट, एक होता है अफेक्ट, और एक हो गया अपना इम्पैक्ट। ये तीनों का मतलब प्रभाव होता है, लेकिन तीनों में फ़र्क है। अफेक्ट का मतलब होता है खुद प्रभावित होना, इफ़ेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना, और इम्पैक्ट का मतलब होता है गहरा प्रभाव पड़ना। ठीक है, तो आप समझ गए किस पे गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। ह्यूमन बीइंग पे, ह्यूमन जो स्पेसी है उस पर क्या गहरा असर पड़ने वाला, उसको लेकर। किस चीज़ का असर? जब कोई अंटार्कटिका पर जाता है, अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट पे जाता है, और वहाँ के जो माहौल को जब देखता है तो ह्यूमन बीइंग पर क्या असर पड़ता है, मानव पर इसका क्या असर पड़ता है, चलो देखते हैं। अब देखिए, ह्यूमन सिविलाइजेशन हैड बीन अराउंड फॉर अ पार्टी 12,000 ईयर्स, barely a few seconds on the geological clock। मानव सभ्यता को धरती पे आए हुए, इस अर्थ पे आए हुए, हैव बीन अराउंड पाल्ट्री 12,000 ईयर्स, 12,000 साल पहले ही धरती पर मानव सभ्यता का निवास हुआ है, मानव सभ्यता का विकास हुआ है। बस वो भी कैसा? पाल्ट्री, तुच्छ, थोड़ा सा। barely a few seconds on the geological clock। देखिए, अगर हम जियोलॉजिकल क्लॉक बनाएं तो 12,000 साल तो उस जियोलॉजिकल क्लॉक में क्या हो जाएंगे, कुछ सेकंड की बातें हो जाए। मान लीजिए धरती के निर्माण को 6500 साल, मतलब 650 मिलियन, अब और 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो आप समझ गए। तो इतने लाख साल की अगर अपन घड़ी बनाएं, तो अगर मैं ऐसे घड़ी बनाऊँ, एक जियोलॉजिकल क्लॉक बनाऊँ, और उसमें इतने 100 वर्षों की अगर घड़ी बनाऊं, तो देखेंगे आप कि 12,000 साल तो क्या है, मुश्किल से कुछ सेकंड की भांति है। ठीक है, और इस दौरान जो 12,000 साल में आदमी का निर्माण यहाँ पर हुआ है धरती पे, यहाँ पर उसका विकास जो हुआ है उसमें, इन द शॉर्ट टाइम वी हैव मैनेज ए क्रिएट क्वाइट रक्स। रक्स का मतलब होता है शोरगुल, बे मतलब कि बहस। ठीक है, इस छोटे से टाइम में हमने बहुत सारी बहस, बहुत सारा शोरगुल पैदा कर लिया है। एचिंग का मतलब होता है छाप छोड़ना या इम्प्रिंट करना, और डोमिनेंस और नेचर। और इस छोटे से टाइम में हमारी इस प्रकृति पर हमने अपनी डोमिनेंस, अपना प्रभुत्व जो है उसको स्थापित करने में लगे हुए हैं। विद आवर विलेज, टाउन, सिटीज़, मेगा सिटीज। इस 12,000 साल में, जो कि इस धरती के निर्माण में कुछ सेकंड भाग की भांति ही है, और इस छोटे से टाइम में हमने इतना सारा शोरगुल, इतनी सारी बहस, इतना सारा झगड़ा पैदा कर लिया, रक्स पैदा कर लिया है, जो क्या करता है, हमारी नेचर पर डोमिनेंस, प्रभुत्व स्थापित होने का। हर कोई कि ये देश तेरा है, ये गांव तेरा है, ये शहर मेरा है, ये सारे इस तरीके के जो माहौल जो है, इस तरीके के अपने प्रभुत्व होने का जो छाप है वो छोड़ने में हम लगे हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। The rapid increase of human population has left us battling with other species। Rapid increase of human population,
मानव सभ्यता जो है या मानव जनसंख्या का इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, रैपिड का मतलब होता है तेज गति से। मानव जनसंख्या जो तेज गति से बढ़ रही है उसने क्या कर दिया, हैज़ लेफ्ट अस बैटलिंग विद अदर स्पेसीज। दूसरी स्पेसीज जो है या बाकी प्रजातियां हैं या बाकी जो नस्ल जो हैं ह्यूमन बीइंग के अलावा, उनके साथ हमारा क्या हो गया है, रक्स पैदा हो गया, झगड़ा हो गया है, बैटल शुरू हो गई। किस बात को लेकर, आगे देखते हैं। फॉर लिमिटिंग रिसोर्सेस, जो सीमित संसाधन हमारे हैं उनको लेकर हम दूसरी प्रजातियों के साथ हमारा युद्ध, हमारा झगड़ा या हमारा जो बैटल शुरू हो गया है। एंड द अनमिटिगेट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल हैज़ नाउ क्रिएट ए ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड। और देखिए क्या किया, ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज जो है हमारे, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जो सीमित संसाधन है, उनको लेकर ह्यूमन पॉपुलेशन में या ह्यूमन बीइंग में और अदर स्पेसीज जो है, अदर स्पेसी है, इनके बीच में बैटल शुरू हो गई। या यूँ कहें कि आदमी क्या कर रहा है, अपनी डोमिनेंस धरती पर जो भी उपलब्ध संसाधन है उन पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे। ऐसे में बाकी जो प्रजातियां हैं या बाकी जो नस्लें हैं या बाकी जीव जंतु है उनके साथ क्या हो गया है, संघर्ष की स्थिति हो गई, उनके साथ युद्ध किसी या उनके साथ एक ये कि तो बैटल किसी स्थिति बन गई, और वो भी किसके लिए, लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए। एंड द अनमिटिगेट बर्निंग ऑफ फ्यूशल्स, और जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला जो फ्यूल है हमारा ईंधन जो है, फॉसिल फ्यूल का जीवाश्म ईंधन की बात कर रहे हैं, उसको जला जला के हमने क्या कर दिया है, नाउ क्रिएट अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमने क्या कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड की ब्लैंकेट यहाँ पर बना दी है, कार्बन डाइऑक्साइड की एक चद्दर हमने हमारे वातावरण में बना दी है। अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में हमने प्रदूषण पैदा कर दिया। कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 बोलते हैं उसको, CO2, उसको हमने क्या कर दिया है, पूरे वायुमंडल में हमने पैदा कर दिया। विच इज़ स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। अब देखिए बात क्या है, बात ये है जब CO2 बढ़ गया है तो ये CO2 जो है अपना, ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण में बन गया है और इसके चारों तरफ इसने एक चद्दर बना दी है, ब्लैंकेट जो है वो बना दी है। तो इससे क्या होता है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला वो है, विच इज़ स्लोली, भले ही धीरे हो मगर निश्चित तौर पे इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है हमारा, जो तापमान है, उसको धीरे धीरे बढ़ाएगा और निश्चित तौर पे बढ़ाएगा। ये इसका दुष्परिणाम है किसका, जो हम ईंधन जला रहे हैं और जो बिना रुके हम ईंधन जला रहे हैं, बेतरतीब तरीके से जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज जो है इसको ख़त्म किए जा रहे हैं, उससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होने वाला है, हमारा ग्लोबल टेम्परेचर होगा। अब देखिए मुख्य बात हमारी ये है कि ग्लोबल टेम्परेचर अगर बढ़ जाए तो क्या होना है। अब मेरे को कमेंट में जवाब देना है, ग्लोबल टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है ह्यूमन बीइंग पे और हमारी अर्थ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कॉन्टेस्टेड इन्वायरमेंटल डिबेट ऑफ आवर टाइम। बहुत गजब की बात है, आप इस बात को ध्यान में रख लें। क्लाइमेट चेंज, पहला काम क्या, क्लाइमेट चेंज जो है हमारा, क्लाइमेट चेंज जो है उसके बाद जलवायु परिवर्तन जो है इज़ द मोस्ट हॉटली कॉन्टेस्टेड, मोस्ट हॉटली, हॉट का मतलब गर्म होता है और ये कहें तो गर्मजोशी से, कॉन्टेस्टेड इन्वायरमेंटल डिबेट, जलवायु परिवर्तन बहुत ही गर्मजोशी से लड़ा जाने वाला वाद विवाद का विषय है आज के समय का। विल द वेस्ट एंटार्क्टिका आइस शीट मेल्ट एंटायरली। अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है एक पाठक से, क्वेश्चन क्या किए जा रहे हैं, क्या विल द वेस्ट एंटार्क्टिका आइस शीट मेल्ट एंटायरली, जो वेस्ट एंटार्क्टिक बर्फ़ की चद्दर जो है वो पूरी तरीके से पिघल जाएगी। क्या विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट बी डिस्टर्ब्ड, क्या गल्फ स्ट्रीम जो गर्म जलधाराएँ, ठंडी जलधाराएँ जिनको हम बोलते हैं लेब्राडोर गल्फ स्ट्रीम जो है, उनमें क्या गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो है, करंट का मतलब होता है जलधारा, भी डिस्टर्ब, वो प्रभावित होगी, वो बदल जाएगी। विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट, क्या धरती का विनाश हो जाएगा जैसा कि हम उसको जानते हैं। मे बी नॉट, हो भी सकता है और नहीं भी। अब देखिए, अब आप देख सकते हैं एंटार्क्टिका पहले इस प्रकार का था, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, और यहाँ पर अपना इंडिया जो है, ये इंडिया है और ये एंटार्क्टिका है। देन ये कैसे सेपरेट हो गया, किस प्रकार अलग अलग हो गया, ये हम आगे की इमेज में देखते हैं।
इस प्रकार का ये लैंड मास हो गया और आप देख पा रहे हैं कि नीचे ही नीचे जो अंटार्कटिका है, ये यहाँ पर अंटार्कटिका इस प्रकार का जो बन गया है। अब यहाँ पर जो बीचों बीच मैं यहाँ की बात, तो इस प्रकार ये अफ्रीका और उत्तरी दक्षिण अमेरिका के बीच में जो जगह है, समुद्री जगह, ये यहाँ पर जो गल्फ स्ट्रीम है इसकी बात है। तो क्या एनवायरमेंटल जो चेंज हो रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होगा, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा, इससे क्या गल्फ स्ट्रीम डिस्टर्ब होगी, क्या क्या फ़र्क पड़ने वाले हैं कौन जानता है, ऐसी कुछ बात थी। तो ये हमने देखा कि पहले जो अंटार्कटिका का जो एक बड़े लैंड मास का पार्ट था और वो चेंज सेपरेट होकर के ऐसे कंट्रीज़ में बदल गया और नीचे आप देख पा रहे हैं ये कंडीशन इसकी आज की है। तो चलिए हम टेक्स्ट में आगे बात करते हैं। भला ही कुछ भी हो, अंटार्कटिका इज़ ए क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट। और इस प्रकार के वाद विवाद में, इस प्रकार की बहस में अंटार्कटिका बहुत ही क्रूशियल एलिमेंट है, बहुत ही नाजुक पहलू है। क्रूशियल एलिमेंट मतलब नाजुक पहलू है। नॉट जस्ट बिकॉज इट इज़ ओनली प्लेस, ना केवल इसलिए कि ये एक ऐसा स्थान है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखो क्या है, नॉट जस्ट बिकॉज इट इज़ ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड विच हैज़ नेवर सस्टेन अ ह्यूमन पॉपुलेशन। ना केवल इसलिए कि एक ऐसा स्थान है दुनिया का जहाँ पर कभी भी ह्यूमन पॉपुलेशन सस्टेन नहीं करती, मानव जनसंख्या है वो पोषित नहीं हो पाई, एंड देयरफॉर रिमेन द रिलेटिवली प्रस्टाइन। प्रस्टाइन का मतलब होता है अनछुआ, प्रस्टाइन का मतलब क्या है, अनछुआ। और ये इस विषय में हमेशा से अनछुआ रहा है, या ह्यूमन पॉपुलेशन कभी भी यहाँ पर सस्टेन नहीं हो पाई। इन दिस रिस्पेक्ट बट मोर इम्पोर्टेंटली, क्या कहा इसने, अंटार्कटिका क्रूशियल एलिमेंट है केवल इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर कोई ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं हुई और ये इस मामले में हमेशा से अनछुआ रहा है, बल्कि किस लिए देखते हैं। बिकॉज इट होल्ड इन इट्स आइस कोर्स 500,000 years ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड ट्रैप्ड इन इट्स लेयर ऑफ आइस। ये ध्यान में रखने लायक बात है। देखिए क्या कहा इसने, ये कहा है बिकॉज इट होल्ड मतलब है बनाए रखना, दबाए रखना, रखना अपने साथ। आइस कोर 500,000 500 साल हो गए, क्योंकि 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख होता है, तो कितना हो गया 5 लाख, सॉरी 500 नहीं 5 लाख, 5 लाख, ठीक है। आइस कोर 500,000 year ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड ट्रैप्ड इन इट्स लेयर ऑफ आइस। बल्कि इसलिए क्योंकि इनकी परतों के नीचे 5 लाख साल पुराना कार्बन रिकॉर्ड जो है अभी भी ट्रैप्ड का मतलब है दफन पड़ा है, इसकी जो लेयर है इनकी परतों के नीचे दबा पड़ा है। अब देखिए कार्बन रिकॉर्ड से क्या मतलब है, आप जानते होंगे C12 होता है, C12 और एक होता है C14। तो C12 और C14 की मैंने बात करी, क्या होता है जो C14 है या यूँ कि कार्बन 14 पद्धति जो होती है उसमें क्या होता है, जो जीवाश्म है उसकी उम्र का पता किया जाता है एक निश्चित उम्र के बाद, 5000 या कुछ, जो साइंस के स्टूडेंट ज़्यादा जानते हैं इस बात के बारे में, कि कार्बन जो है वो आधा रह जाता है, कार्बन जो है C14 जो है, इससे उम्र का पता लगाया जा सकता है। और ये क्या है, कभी गोंडवाना का हिस्सा रहा तो भारत और अंटार्कटिका एक ही पार्ट रहे थे, तब फ्लोरा एंड फ्योना बहुतायत में थी। अब क्या हो गया, जो क्लाइमेट चेंज हो गया और पूरी तरीके से फ्रीज हो गया है, तो जो पुराना जो फ्लोरा एंड फ्योना का जो कार्बन रिकॉर्ड जो है वो क्या है, इसकी बर्फ़ की चद्दर के नीचे ढक गया है। तो ये बेहतर बात है इसकी कि ये अपने नीचे क्या रखता है, अपनी लेयर के नीचे क्या रखता है, कार्बन रिकॉर्ड रखता है। इफ़ वी वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये देखिए ये बात आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर राइज करने वाला है। इफ़ यू वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अंटार्कटिका इज़ द प्लेस टू गो। अगर आपको भविष्य, भूत और वर्तमान के बारे में जानना है, ह्यूमन स्पेसी के बारे में, मानव सभ्यता के भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में अगर जानना है, तो सबसे बेहतर स्थान क्या है, अंटार्कटिका वो जगह है जो सबसे उपयुक्त स्थान माना जाएगा आपके लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये जो बात है ये बिल्कुल ऑटोबायोग्राफिकल जो पार्ट है इसका, इस लेसन का, देखिए और देखते हैं इसमें। स्टूडेंट ऑन आइस द प्रोग्राम वाज वर्क विथ एल स्कॉल्स्की, ये रशियन वर्ड है जिसका मतलब है एकेडमिक सोकाल्स्की, ठीक है। एक प्रोग्राम का नाम है और उस प्रोग्राम का नाम क्या है,
स्टूडेंट ऑन आइस। ध्यान रखें, एक प्रोग्राम रखा गया है और उस प्रोग्राम का नाम क्या है? स्टूडेंट ऑन आइस। और इसी प्रोग्राम के तहत तिसानी दोषी जो है अंटार्कटिका आई है। द प्रोग्राम वाज वर्किंग विद अकेडमिक सोकाल्स्की एम टू डू विथ एग्जैक्टली। अब आपसे कोई पूछे कि अकेडमिक सोकाल्स्की का काम क्या है, वो ये है, एम टू डू exactly this by taking high school student to the end of the earth, end of the world, and providing them to empowering education opportunity which will help them foster a new understanding and respect for our planet. अब आपसे कोई पूछे कि स्टूडेंट ऑन आइस जो प्रोग्राम है उसका क्या क्या मकसद है, उसका एम क्या है, तो उसका एम ये है, क्या है? हाई स्कूल स्टूडेंट्स जो है उनको धरती के अंतिम छोर पे ले जाया जाए और वहाँ पर क्या करें, ऐसी जो अपॉर्चुनिटी है वो हम प्रोवाइड करवाएं। एम्पायरिंग एजुकेशन, जो आपको प्रभावित करने वाले, प्रेरित करने वाले एजुकेशन है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, जो शैक्षणिक जो अवसर है वो प्रदान किए जाए, जिससे क्या होगा, विच हेल्प देम फोस्टर न्यू अंडरस्टैंडिंग, जिससे वो अपने मन में एक नई समझ पैदा करेंगे, एंड रेस्पेक्ट फॉर आवर प्लानट, और बच्चों के जो हाई स्कूल स्टूडेंट हैं उनके मन में हमारे प्लानट के प्रति क्या होगा? सम्मान पैदा होगा। इट्स बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ। अब ये कौन सा ऑपरेशन है? स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम की बात है। इट हैज़ बीन इन ऑपरेशन इन फॉर 6 years नाउ, हेडेड बाय कैनेडियन जॉफ ग्रीन। और ये जो स्टूडेंट ऑन आइस वाला प्रोग्राम जो है, कैनेडियन जॉफ ग्रीन, कनाडा के एक नागरिक हैं, जॉफ ग्रीन उनका नाम है, उनके द्वारा 6 सालों से लगातार ये काम किया जा रहा है। हु गोट टायर्ड, जो क्या थक चुका है, ऑफ कार्टिंग सेलिब्रिटीज़ एंड रिटायर रिच क्यूरियोसिटी सीकर, जो पैसे वाले लोग हैं या सेलिब्रिटीज़ लोग हैं उनको जगह जगह पर ले जाते वो थक गया है, और उसने अब क्या करना शुरू कर दिया है, हाई स्कूल स्टूडेंट्स जो है उनको ले जाना शुरू कर दिया। हु कुड गिव ओनली बैक इन लिमिटेड वे, जो उनको क्या कर रहे हैं, कौन? ये जो रिटायर्ड क्यूरियोसिटी सीकर जो है, रिच मैन जो है या सेलिब्रिटीज जो हैं, उनको कुछ ही मात्रा में थे, गिव बैक इन ए लिमिटेड वे। यहाँ कुछ ही मात्रा का मतलब पैसों से नहीं है, आई मीन कैनेडियन जॉब के लिए पैसे नाम मात्र की चीज़ है, या यूँ कहे कि उसे और कुछ चाहिए था बजाय पैसों के। विथ स्टूडेंट ऑन आइस ही ऑफर द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर ए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। अब आपसे कोई पूछे कि वो थक क्यों गया, कैनेडियन जॉब ग्रीन जो है, सेलिब्रिटीज और रिच क्यूरियोसिटी सीकर जो है, उनको ले जाने में उसको अच्छा क्यों नहीं लगता था? क्योंकि ये बात ये रही, वो चाहता है, शी वांट्स टू ऑफर द फ्यूचर जनरेशन, जो भविष्य की जो जनरेशन है, पीढ़ी है, और जो भविष्य के जो पॉलिसी मेकर, नीति निर्माता है, उनको देना चाहता है क्या? ए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट द एज। इस उम्र के बच्चों को जीवन परिवर्तन कर देने वाला अनुभव जो है वो उनको देना चाहता है, क्योंकि वो अंटार्कटिका जैसी जगह में जाएंगे तो उन चीज़ों से रूबरू होने के बाद जो चीज़ सीखने वाले हैं वो उनके लिए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। व्हेन दे आर रेडी टू ऑब्जर्व, लर्न एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक्ट। और ये महत्वपूर्ण बात है, वहाँ जाकर वो लोग क्या सीखेंगे, वो बच्चे लोग क्या सीखेंगे? व्हेन दे आर रेडी टू एब्जॉर्ब, वहाँ पर वो जाएंगे तो उस अनुभव को, उस ज्ञान को, उस अंडरस्टैंडिंग को, उस रेस्पेक्ट को क्या करेंगे? ऑब्जॉर्ब करेंगे, एसिमिलेट करेंगे, ग्रहण करेंगे, लर्न सीखेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण वैसा ही एक्ट करेंगे, वैसा ही प्रयास करेंगे, वैसी ही क्रियाविधि वो दिखाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। द रीजन ऑफ प्रोग्राम हैज़ बीन सो सक्सेसफुल इज़ बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल एंड नॉट बी अफेक्टेड बाई इट। अब इसने कहा कि इस प्रकार का जो प्रोग्राम है वो हमेशा सक्सेसफुल होता है, और इसके सक्सेसफुल का कारण क्या है? हैज़ बीन सो सक्सेसफुल इज़ बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल एंड नॉट अफेक्टेड बाई इट। इसने कहा है कि इस प्रोग्राम के सफल होने का बड़ा कारण ये है कि अगर आप साउथ पोल के नज़दीक जाएं या ऐसी जगह पर जाएं और इससे प्रभावित हों ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। मतलब अगर आप वहाँ जाएंगे तो आप पूरी तरीके से प्रभावित होंगे तो उसी बात को आप ऑब्जर्व करेंगे, लर्न करेंगे, एंड एक्ट भी वैसा ही करने वाले हैं। इट इज़ ईजी टू बी ब्लेज आउट polar ice caps melting while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude। क्या कहा है इसने? ये कहना बड़ा आसान है, इस प्रकार से बहस करना बड़ा आसान है कि जो आइस जो है, पोलर आइस कैप्स जो है, या यूँ कहीं जो ध्रुवीय बर्फ़ के जो कगार हैं या ध्रुवीय बर्फ़ के जो टीले जो हैं, कैप्स का मतलब चोटियों से है, मेल्टिंग पिघल रहे हैं
वाइल सिटिंग इन द कंफर्ट जोन। बस यही बात काम की है। क्या? अगर कोई बच्चा साउथ पोल जैसी जगह पे जाएगा, वहाँ पर जाकर खुद अनुभव करेगा, वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय कंफर्ट जोन में बैठे बैठे अपने सोफ़ों पे एसी में बैठे बैठे ये ज्ञान देने के बजाय, इस प्रकार की बहस करने के बजाय कि ध्रुवों की बर्फ़ पिघल रही है, बजाय इसके अगर वो वहाँ पर जाके महसूस करते हैं तो उन्हें पता चलेगा कि ये बात कितनी रियल है। फॉर आवर रिस्पेक्टिव लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, हमारी जो अक्षांशीय और देशांतर विस्तार जो है, उस पर जो बर्फ़ की जो चोटियाँ हैं या जो क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, उसको वहाँ पर जाके ही लोग समझ पाएंगे। बट व्हेन यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर रिट्रीटिंग एंड ice shelf collapsing, you begin you begin to you begin to realize that the threat of global warming is very real. लेकिन when you can visibly see the glacier retreating, लेकिन अगर आप वहाँ पर जाकर देखेंगे, विजिबली सी करेंगे, आप वहाँ पर जाकर देखेंगे, अपनी नज़रों के सामने देखेंगे कि जो ग्लेशियर है वो क्या कर रहे हैं, रिट्रीट कर रहे हैं, हट रहे हैं अपनी जगह से, और आइस कैप्स जो है, जो बर्फ़ के कगार जो हैं वो क्या कर रहे हैं, कोलैप्सिंग हो रहे, टूट रहे हैं। तब आपको समझ में आएगा, यू बीइंग रियलाइज दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज़ वेरी रियल। तब आपको पता चलेगा कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, वैश्विक ताप की जो खतरा है, कितना रियल है, कितना वास्तविक है। ठीक है, आगे बात करते हैं। Antarctica, because of its simple ecosystem and the lack of biodiversity, is the perfect place to study how little change in the environment can have big repercussion. देखिए, इसको समझते हैं, इस बात को हम समझते हैं। अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ सिंपल इकोसिस्टम, अंटार्कटिका का इकोसिस्टम जो है, वहाँ की जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो बहुत ही सिंपल है, साधारण है, एंड लेक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और जैव विविधता की कमी है। इसीलिए इट इज़ परफेक्ट प्लेस टू स्टडी, इसीलिए ये स्थान सबसे उपयुक्त है, किस लिए, टू स्टडी हाउ लिटल चेंज इज इन द एनवायरनमेंट कैन बी बिग रिपरकशन। रिपरकशन का मतलब होता है दुष्प्रभाव। तब आपको पता चलेगा कि जो एनवायरमेंटल जो चेंज हो रहा है, हाउ लिटल चेंज इन द एनवायरनमेंट कैन बी रिपरकशन, कि थोड़ा सा जो परिवर्तन जो हो रहा है पर्यावरण में, इकोसिस्टम में, वो कितना बड़ा दुष्परिणाम ला सकता है। या ये कहें, अंटार्कटिका जैसी जगह जहाँ पर कम से कम जैव विविधता है, वहाँ पर अगर एक चीज़ की भी अगर कमी होती है तो वो दृश्यमान है, दिख सकती है, उसको महसूस किया जा सकता है। हमारे यहाँ पर जितनी भीड़ भाड़ है, वहाँ पर इन चीज़ों को या तो नज़रअंदाज किया जा सकता है या किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा। लेकिन अंटार्कटिका जैसी जगह है, वो परफेक्ट प्लेस है, वहाँ पर जो होने वाले बदलाव है वो आपको बता देंगे कि ये जलवायु परिवर्तन जो है किस प्रकार से दुष्प्रभाव डाल सकता है हमारे जनजीवन। अब देखो, एक यहाँ पर बायोलॉजिकल जो बात है उसके बारे में बात कर रहे हैं। टेक द माइक्रोस्कोपिक फिटोप्लैंक्टन, आपका इसको प्रोनाउंसिएशन फाइटोप्लैंक्टन भी करेंगे, एक्चुअल इसका फिटोप्लैंक्टन है, जिसको समुद्री शैवाल कहते हैं। इसके बारे में एक आपको इमेज दिखाऊंगा मैं। टेक द माइक्रोस्कोपिक, जो सूक्ष्म जो है, जिनको हम देख नहीं पाते हैं, या बहुत महीन जो है, सूक्ष्म जो है, टेक द माइक्रोस्कोपिक फिटोप्लैंक्टन। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप फिटोप्लैंक्टन को ही ले लीजिए, समुद्री शैवाल को ही ले लीजिए। दोज ग्रास ऑफ द सी दैट नरिश द सस्टेन द एंटायर साउथर्न एशियन ओशन फूड चेन। अब आप फिटोप्लैंक्टन को ही ले लीजिए, जो पूरे साउथर्न एशियन जो फूड चेन है, जो खाद्य श्रृंखला है, उसको प्रभावित करता है। दीज सिंगल सेल प्लांट्स यूज द सन्स एनर्जी टू असिमुलेट कार्बन एंड सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द वंडरस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। देखिए, ये क्या है, फिटोप्लैंक्टन क्या है, एक सिंगल सेल प्लांट है, एक कोशिकीय पादप है, जो क्या करता है, यूज द सन्स एनर्जी, सूर्य के प्रकाश को, उसकी एनर्जी को असिमुलेट करता है, ग्रहण करता है, कार्बन को ग्रहण करता है, और उनको सिंथेसाइज करता है, उसका संश्लेषण करके क्या करता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है, एक जैविक यौगिक बनाता है इन द वर्ल्ड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इस परिप्रेक्ष्य में मुख्य रूप से इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस का नाम दिया जाता है, वो है फोटोसिंथेसिस। अगर
किसी को फोटोसिंथेसिस के बारे में नहीं पता है तो इसका हिंदी आपको बता दिए। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण जैसी प्रक्रिया में काम में आता है। अब चलो मैं आपको फिटोप्लैंक्टन और फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया है या फूड चेन जो है उसके बारे में इमेजेस दिखाता हूँ और बात करते हैं इसके बारे में। ये देखिए, ये फिटोप्लैंक्टन है। ये एक ऐसे की पादप है, a varied group of tiny free floating plant in spring and early summer. Their numbers increase rapidly, producing blooms like I think pea soup which can cover thousands of square kilometer of the ocean. तो ये जो फिटोप्लैंक्टन है या समुद्री शैवाल जो है खूब दूर में काफ़ी किलोमीटर्स जो है उसमें फैल जाता है और ये जो साउदर्न फूड चेन जो है उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। देखिए ये रहा अपना फिटोप्लैंक्टन इन अंटार्कटिक फूड वेब। इस प्रकार से मान लीजिए ये क्या है अपना, ये नीचे नीचे आप देख पा रहे हैं, ये रहा, ये क्या है नीचे फिटोप्लैंक्टन है। और ये इसको जो बाकी जीव जंतु है ये फूड चेन का निर्माण करते हैं, खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ये बात आप अच्छे से जानते हैं, जिस किसी ने भी पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पढ़ा है तो ये बात आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, अब आ जाइए अपने टेक्स्ट में, हटा देता हूँ इसको। अब इससे क्या होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है और उसे, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। साइंटिस्ट वार्न दैट अ फ्यूचर डिपल्सन इन ओजोन लेयर विल इफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ फिटोप्लैंक्टन। देखिए क्या कहा इसने, अब आगे देखिए। साइंटिस्ट वार्न दैट अ फर्दर डिपल्सन इन ओजोन लेयर विल इफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ फिटोप्लैंक्टन। साइंटिस्ट हमें वार्न करते हैं, हमें चेतावनी देते हैं कि जो फर्दर डिपल्सन है, डिपल्सन का मतलब होता है कमी, क्षति। फर्दर डिपल्सन इन ओजोन लेयर, ओजोन लेयर जो है O3 जो है उसमें जो निरंतर जो डिपल्सन आ रहा है उसमें कमी आ रही है, क्षति आ रही है उसमें, विल इफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ फिटोप्लैंक्टन। वो क्या करेगी, फिटोप्लैंक्टन की एक्टिविटीज़ को क्या कर देगा, प्रभावित करेगा, अफेक्ट सॉरी, विच इन टर्न विल इफेक्ट द लाइफ ऑफ ऑल मरीन एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑफ द रीजन। और इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे फ़र्क ये पड़ेगा, विच टर्न विल अफेक्ट द लाइफ ऑफ ऑल मरीन एनिमल्स एंड बर्ड्स। और ये जो जलीय जीव जंतु जो हैं, पक्षी जो है उस रीजन के, उस क्षेत्र के, उनके जीवन पर असर पड़ने वाला है। एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और जो ग्लोबल कार्बन साइकिल है वो प्रभावित होगी, क्योंकि इससे सारा का सारा जो फूड चेन प्रभावित होगा तो कार्बन साइकिल जो है वो भी प्रभावित होने वाला। इन द पैराबल ऑफ फिटोप्लैंक्टन देयर इज़ द ग्रेट मेटाफर फॉर एग्जिस्ट। और जो फिटोप्लैंक्टन का जो पैराबल है उसकी जो नीति कथा जो है वो एक ग्रेट मेटाफर, एक रूपक के तौर पे हमारे यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब मेरे वीडियोज़ में आप नेचर के नज़दीक बहुत होते हैं, आपको कभी मोर, कभी तोता, कभी चिड़िया, इन सब के बारे में आपको सुनने को मिलेगा, तो इसका केयर ना करें। केयर क्या करना है, टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। छोटी छोटी चीज़ों की परवाह कीजिए, बड़ी चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। क्या कहा है, हर एक छोटी छोटी चीज़ों की परवाह कीजिए, बड़ी चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। आगे चलते हैं थर्ड पार्ट में और इसको जल्दी से कंप्लीट करेंगे क्योंकि कोई ख़ास ज़्यादा इसमें है नहीं। वॉक ऑन द ओशन, समुद्र पे चलना, इसके बारे में बात है। इसकी इमेज मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। माई अंटार्कटिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एपिफेनी। अंटार्कटिका पर मेरा एक्सपीरियंस जो कैसा था वो फुल ऑफ एपिफेनीज वाला था। फुल ऑफ एपिफेनी, एपिफेनी का मतलब था प्रबल भावना वाला था। बट द बेस्ट अकर जस्ट शॉर्ट ऑफ द अंटार्कटिक सर्किल एट 65.55 डिग्री साउथ। लेकिन अंटार्कटिका पूरा का पूरा अनुभव मेरा प्रबल भावना वाला था, लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा था, वो ये वाला था कि मैं 65.55 डिग्री साउथ पर जहाँ पर थे वहाँ हुआ। और क्या होता है देखो, द स्कोल्स्की हैड मैनेज्ड टू वेज हरसेल्फ इनटू a thick white stage of ice between the peninsula and Tadpole Island। तो क्या हुआ, एकेडमिक स्कोल्स्की जो है वो वेज्ड हरसेल्फ इनटू थिक वाइट स्टेज, एक मोटी बर्फ़ की चादर में जो सोकाल्स्की जो है वो फंस गया। यहाँ आप कहेंगे कि हरसेल्फ को क्यों कहा है, क्योंकि जहाज़ है इसलिए उसको फेमिनाइन जेंडर में लिया है। ठीक है, ऑफ आइस बिटवीन द पेनिसुला एंड टेडपोल आइलैंड। पेनिसुला जो प्रायद्वीप जो है और टेडपोल जो आइलैंड है वहाँ पर क्या हुआ, विच वाज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग टू एनी फर्दर। और इससे क्या होगा, जो पेनिसुला जो प्रायद्वीपीय जो भाग जो है वहाँ पर हमारा जो एकेडमिक सोकाल्स की जो है बर्फ़ की चादर में फंस गया और वहाँ आगे नहीं बढ़ पा रहा था। इस वजह से पास प्रिवेंटिंग का मतलब होता है रोकना, एज फॉर गोइंग एनी फर्दर, आगे बढ़ने से हमें रोक दिया। द कैप्टन डिसाइडेड वाज
डिसाइडेड वी वर गोइंग टू आगे कहाँ पर पढ़े, हाँ, टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ। तो कैप्टन ने डिसाइड किया कि हमें वापस मुड़ना होगा, नॉर्थ की तरफ जाना होगा। बट बिफोर वी डिड, लेकिन हम ऐसा करते उससे पहले, वी वर ऑल इंस्ट्रक्ट टू क्लाइम डाउन। क्लाइम अप का मतलब होता है चढ़ना, डाउन का मतलब उतरना। हम सबको इंस्ट्रक्शन दिया गया, निर्देश दिया गया कि हम सबको नीचे उतरना है। द गैंग प्लैंक्स जो फट्टे जो है लकड़ी के, उनके जरिए, एंड वॉक ऑन द ओशन, और हमें कहाँ पर चलना है, सागर पर चलना है। ये सबसे उसका बड़ा एपिफेनी वाला पार्ट था। सो देयर वी वर ऑल 52 ऐसे पता चल गया है कि स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम के हिस्से में कितने लोग थे। हम 52 लोग जो थे, हमने क्या किया, किटेड आउट सॉरी, हमने अपना अपना किट जो है वो बांध लिए, और जो गोरटेक्स वहाँ पे, और जो वहाँ की बात है, वॉकिंग ऑन स्टाक वाइटनेस, और चमकती चौंधिया देने वाली सफ़ेदी पर हम चलने शुरू हो गए। दैट सीम्स टू स्प्रेड आउट फॉर एवर, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हमेशा हमेशा बढ़ने वाला है, हमेशा चलते हैं। अंडरनीथ नीचे, और फीट हमारे पैरों के नीचे, वाज अ मीटर, हाँ जी, तो अंडरनीथ आवर फीट वाज ए मीटर थिक आइस फीट, और हमारे पैरों के नीचे 1 मीटर मोटी बर्फ़ की चद्दर। एंड अंडरनीथ दैट, और उस 1 मीटर बर्फ़ की चद्दर के नीचे क्या था, दैट 180 मीटर ऑफ लिविंग ब्रीदिंग साल्ट वाटर, और उसके 180 मीटर, 180 मीटर है ना, हाँ जी मीटर है, और उसके एंड अंडरनीथ दैट 180 मीटर ऑफ लिविंग ब्रीदिंग एंड साल्ट वाटर, और उसके 180 मीटर नीचे जीता जागता सांस लेता नमकीन पानी है, समुद्र था। In the periphery, crab eater seals were stretching and sunning themselves on ice floes, much like stray dog will do under the shade of banyan tree. और उसके नीचे ये जो क्या दिख रहा था, कैसा लग रहा था, इन द पेरिफेरी क्रेब ईटर का मतलब होता है सतही जो केकड़े खाने वाली जो सील मछलियाँ हैं, और स्ट्रेचिंग एंड सनिंग देमसेल्फ, अंगड़ाई ले रही थी और अपने आप को क्या कर रही थी, धूप में सेक रही थी, ऑन आइस फ्लो, एंड मस्ट लाइक स्ट्रे डॉग विल डू अंडर द शेड ऑफ बनियन ट्री, और इस प्रकार से लग रहा था जैसे बरगद के पेड़ के नीचे आवारा कुत्ते बैठे हो। इस प्रकार की जो कंपैरिजन यहाँ पर लिया है। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ रेवलेशन, एवरीथिंग डज इंडीड कॉन्टेक्ट। और ये जो इस मामले में, इस प्रसंग में हमें ऐसे लग रहा था कि हर चीज़ से हम कनेक्टेड है। देखिए कैसे, हर चीज़ से कनेक्टेड कैसे, ऊपर खुला आसमान, ये बर्फ़ की चद्दर जिसको धरती की सतह कह सकते हो, और नीचे क्या है, जीता जागता सांस लेता नमकीन पानी। हर एक चीज़ हमें कनेक्टेड लग रही थी, जुड़ी हुई लग रही थी। ठीक, ये बात हो गई। अब आगे चलते हैं। 9 time zones, 6 checkpoint, 3 body of water and many ecospheres later, I will still wondering about the beauty of the balance in play of our planet. 9 जो समय जोन को पार करते हुए, 6 सीमा रेखाओं को पार करते हुए, 3 जलीय रेखाओं को पार करते हुए, और कई तरह के पर्यावरण क्षेत्रों को पार करते हुए, वो अब भी आश्चर्यचकित है किस बात को लेकर, द ब्यूटी ऑफ द बैलेंस इन प्ले ऑफ आवर प्लानट, हमारा प्लेनेट जो है उसकी खूबसूरती, और किस प्रकार इसने बैलेंस कर रखा। बैलेंस करने का मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पर कोई जनसंख्या नहीं है लेकिन बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, एक ऐसी जगह जहाँ पर चरम पे, एक्सट्रीम पे तापमान है, फिर जनसंख्या नहीं है, एक ऐसी जगह जहाँ पर जैव विविधता बहुतायत में है, एक ऐसी जगह जहाँ पर पानी बहुतायत में है, एक ऐसी जगह जहाँ पर आपको सब बैलेंस्ड मिलेगा, एक ऐसी जगह जहाँ पहाड़ों की चोटियाँ हैं, एक ऐसी जगह जहाँ पर मैदान। हर एक चीज़ को उसने क्या कर रहा है, ब्यूटी और बैलेंस कर रखा है, उस खूबसूरती को क्या कर रखा है, उसने बैलेंस्ड कर रखा है। तो ये चीज़ उसको बहुत ही प्रभावित की तिसाने दोषी को। आगे क्या है, हाउ वुड इट बी इफ़ अंटार्कटिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस दैट इट वंस यूज टू बी। क्या होगा अगर, हम सबसे पूछ रहा है, आप मेरे को कमेंट में बताना इसका जवाब। क्या हो अगर अंटार्कटिका फिर से गर्म हो जाए जैसा कि पहले कभी हुआ करता था। विल वी अराउंड टू सी इट, क्या हम इसको देखने के लिए ज़िंदा रहेंगे।
और वुड वी हैव गो द वे ऑफ द डायनासोर्स, मैमथ्स एंड वुली राइनोस, और क्या हम उसी प्रकार से चले जाएंगे जिस प्रकार से डायनासोर्स वाइप्ड आउट हो गए, मैमथ्स जो बड़े जो दैत्याकार जो जीव थे वैसे, और जो ऊनी जो राइनोस जो है, गेंडे जो है, राइनोस जो है वो ख़त्म हो गए, क्या वैसे ही हम होंगे? हु टू से, कौन कह सकता है? बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 वीक्स विद अ बंच ऑफ टीनेजर्स हु स्टिल हैव द आइडियलिज्म टू सेव द वर्ल्ड, कौन कह सकता है? लेकिन 2 सप्ताह ऐसी जगह पे बंच ऑफ टीनेजर कहा है, गुच्छा ऐसे नव युवकों और युवतियों के, या ऐसे युवाओं के साथ अगर 2 सप्ताह कोई बिताए जो क्या रखते हैं, हु स्टिल हैव द आइडियलिज्म टू सेव द वर्ल्ड, जो दुनिया को बचाने का आदर्श रखते हैं। ऑल आई कैन से is that a lot can happen in million years, but what a difference of a day make। इसने क्या कहा? बहुत कुछ बदलाव होता है, वो लाखों सालों में होता है, लेकिन एक दिन भी अपना मायना रखता है, एक दिन भी अपना मायने रखता है। ठीक है, ये बात रही। तिशानी दोषी ने लिखा थोड़ा सा अबाउट द लेशन के बारे में, जल्दी से पढ़ देता हूँ मैं। इन दिस लेशन तिशानी दोषी एक्सप्लेन हाउ द अंटार्कटिका इज़ द अप्रोप्रिएट प्लेस टू नो मोर अबाउट अर्थ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो तिशानी दोषी एक्सप्लेन करती है कि किस प्रकार से अंटार्कटिका एक परफेक्ट प्लेस है धरती के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में जान। से एक्सटोर्स अस to take care of small things so that the big problem about environmental issue may easily be handled। अगर हम